अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था? क्रियाकलाप 8.1 हमने पढ़ लिया था। अब हमें ये कुछ और भी जाने ये दिया गया है, इसको भी हम इनके पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। तो क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी के अतिरिक्त गर्म पानी के स्रोतों जैसे बर्फीले स्थानों, रेतीली मिट्टी या दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हर जगह किसी भी चीज़ में भी पाए जा सकते हैं, अर्थात सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मतलब हर जगह, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपके चारों तरफ, हर ओर, हर जगह पर आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? सभी जंतुओं की छोटी आंत में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी कि जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। यानी कि जो 1 ग्राम मिट्टी होती है उसमें भी बहुत सारे, कितने, 2.5 अरब से भी ज़्यादा जीवाणु पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के नापने की इकाई, क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म जीवों को हम कैसे नापते हैं उनकी इकाई भी आपको दी गई है। क्या है? माइक्रोन। ये जो म्यू दिया है आपको, इससे माइक्रोन को डिनोट करते हैं, यानी कि म्यू। इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपको सिंबल दिया है इसको बोलते हैं म्यू। 1 म्यू इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। कितना दिया है कि 1 म्यू कितना होता है? 1/1000, यानी 1 का 1000 हिस्सा। ठीक है, मिलीमीटर है। सूक्ष्म जीव 1 माइक्रोन से भी, क्या कह रहे हैं? 1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक देखे गए हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? 1 माइक्रोन से, जब तक वो इकट्ठे कितने ना हो, 20 माइक्रोन हो, तब हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव जीवाणु से लगभग 30,000 गुना बड़ा होता है। यानी कि जो अमीबा होता है वो जो सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं उनसे कितना गुना बड़ा होता है? 30,000 गुना बड़ा होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, हम जब अमीबा को नहीं देख पाते हैं तो सूक्ष्म जीवों को हम कैसे देख सकेंगे? तो इन सूक्ष्म जीवों का जीव जगत से गहरा संबंध है। क्या कह रहे हैं? ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका हर जगह से जो जीव हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उनसे बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। आइए इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या कह रहे हैं? पहली हेडिंग हमें क्या दी गई है? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोग। क्या दी गई है? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि इनसे कौन कौन से रोग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो देखेंगे क्या कह रहे हैं। अब हम जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी हैं। क्या हैं? सूक्ष्म जीव जो हैं वो सर्वव्यापी हैं और जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या कह रहे हैं? और ये क्या करते हैं? जो जीवधारी होते हैं उनको भी, उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्यों, कुछ जंतुओं तथा कुछ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि इनसे बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं, चाहे वो पेड़ हो या मनुष्य हो या कोई जंतु हो। ठीक है। इनको रोग उत्पन्न करने वाले या रोगजनक सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? रोगाणु, यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो रोग होते हैं, जो रोगाणु बनाते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्रियाकलाप 8.2 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। क्रियाकलाप 8.2 टाइफाइड, हैजा तथा तपेदिक, टीबी जैसे रोगियों की चिकित्सा हेतु जिला अस्पतालों में, कह रहे हैं जिला अस्पतालों में अलग से प्रकोष्ठ स्थापित होते हैं। ऐसे अस्पतालों का भ्रमण करें। अस्पताल की किसी भी सामग्री को स्पर्श ना करें। क्या करें? अस्पताल में जितनी भी सामग्री वगैरह रखी होती हैं उनका भी भ्रमण ना करें। ठीक। अस्पताल के चिकित्सक एवं नर्स से संपर्क, विभिन्न रोगों तथा उनके इलाज प्रति सावधानियों की जानकारी प्राप्त करें। यानी कि हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। देखेंगे क्या क्या है। ठीक है। अस्पतालों में इस प्रकार से अलग प्रकोष्ठ को, क्या कह रहे हैं? अलग प्रकोष्ठ को स्थापित
करने की क्यों आवश्यकता होती है? क्यों होती है? क्योंकि सूक्ष्मजीव से पीड़ित रोगियों से संक्रमण तीव्रता से होता है, इसलिए इनकी देखरेख अलग से अस्पतालों में बने कमरों में की जाती है। निम्नलिखित तालिका वन को देखें, क्या कह रहे हैं? इनमें सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अलग अलग स्रोतों से चेचक, मलेरिया, फाइलेरिया रोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा इसी प्रकार सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं देखेंगे। निष्कर्ष क्या है ये भी हम देखेंगे। रोग, सूक्ष्मजीव, संचरण का माध्यम, रोकथाम के सामान्य उपाय। तो रोग क्या है? हैजा। सूक्ष्मजीव किससे फैलता है? जीवाणु से। ठीक है, संचरण का माध्यम क्या है? दूषित जल एवं भोजन, यानी कि जो गंदा पानी होता है या फिर भोजन को लेने से। आसपास गंदगी, कूड़ा व जल एकत्र ना होने देना, यानी कि आसपास गंदगी ना फैलने देना, कूड़ा ना होना, ठीक है, या जल एकत्र ना होने देना। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड जीवाणु से फैलता है। दूषित जल से, कूड़ा करकट, मल को सदैव ढकी अवस्था में रखना तथा जल के स्रोतों से दूर रखना। क्षय रोग, क्षय रोग क्या होता है? जीवाणु, वायु, रोगी को अलग रखना एवं बीसीजी, बीसीजी क्या होता है? बैसिली कैलेमेट ग्यूरेन, ठीक है, का टीका लगवाना तथा दंड से बचाव करना चाहिए। सर्दी जुकाम किससे फैलता है? ये विषाणु से, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? सबसे ज़्यादा वायु के कारण। किसके कारण? वायु के कारण। खांसी आने पे इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं? इनको रोक कैसे करते हैं? खांसी आने पर मुख को हाथ या रुमाल से ढकना, रोगी के रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु से, यानी कि मच्छर द्वारा। धान के खेतों व गड्ढों में नीम की खली का प्रयोग करें। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, यानी कि विषाणु जीवाणु क्या होते हैं? ये विषाणु जीवाणु और कवक के द्वारा। एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम पूरा है ये। ठीक है, मच्छर, पानी, हवा एवं खान पान की सामग्री द्वारा फैलता है। पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें एवं बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज करना चाहिए। ठीक, कराना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं? क्रियाकलाप 8.3 में, क्रियाकलाप 8.3 में क्या दिया है देखेंगे। कह रहे हैं जंतुओं की भांति, ठीक है, किसकी भांति? जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्मजीवों द्वारा रोग हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे। ये अभी हमने किसके पढ़े थे? मनुष्य के सब रोग पड़े थे। अब देखेंगे पेड़ पौधों में भी कुछ जंतु हो जाते हैं। क्या आपने ऐसे गेहूं के पौधे की बाल देखी है? देखी होगी, सबने देखी होगी कि गेहूं की बालें जिसमें दाने ही नहीं बने हों और उनकी जगह पाउडर नुमा पदार्थ हो, यानी कि जैसे ही छोटे छोटे दाने पड़ते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं, उनको कीड़े खा जाते हैं और वो पाउडर में बदल जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? दाने नहीं बने और उनकी जगह पाउडर नुमा पदार्थ है, ऐसा पौधे का फफूंद द्वारा रोग ग्रसित होने के कारण होता है। तालिका 2 का अध्ययन करें। आपने अवश्य ही किसी न किसी रोगग्रस्त पौधे को देखा है। पितेक के रोग, क्या कह रहे हैं? पितेक के रोग कारक सूक्ष्म जीव ही हैं, यानी कि ये जो सभी रोग हो जाते हैं, पौधों में जो रोग हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, ये भी सब काय का कारण है? ये सब सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से ग्रसित, क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म जीवों से ग्रसित कुछ अन्य पादप संकलित, क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म जीवों से ग्रसित कुछ अन्य पादप संकलित करके उनके नाम अपने शिक्षक के सहयोग से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ पेड़ पौधों के चित्र भी दिए गए हैं। पहले क्या दिया है? गेहूं की सामान्य बाल, फिर क्या है? गेहूं की गेरुई, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि उसमें बहुत छोटे छोटे, और फिर यहाँ पे देखो गेहूं में कुंडवा रोग। कौन सा रोग हो गया? कुंडवा रोग हो गया, यानी कि उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए जो उस पेड़ को क्या कर गए? खा गए, यानी उसके दानों को पूरा नष्ट कर दिया। ठीक, पौधों में कवक, क्या है? पौधों में कवक जीवाणु तथा विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोग। पहला क्या है? गेहूं की गेरुई,
यानी कवक द्वारा। दूसरा क्या है, गेहूँ का कंडुआ रोग यानी कवक द्वारा। तीसरा है सिट्रस कैंकर, नींबू में यानी जीवाणु द्वारा। फोर्थ है रिंग रॉड ऑफ पोटैटो यानी आलू में जीवाणु द्वारा। फिफ्थ तंबाकू का मोजेक रोग यानी विषाणु द्वारा। सिक्स लीफ कर्ल ऑफ कुकरविट, लौकी में यानी विषाणु द्वारा। ठीक, तो ये सब क्या है, विषाणु के द्वारा। ये सब किस में रोग होते हैं, पेड़ पौधों में रोग हो जाते हैं। अब हमें दिया है संक्रमण के तरीके। संक्रमण के तरीके क्या हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जैसे दूषित वायु, जल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति से संपर्क से। इसलिए अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रमणीय रोग यानी कि छूत की बीमारी कहलाते हैं। जहेजा, सर्दी जुकाम, चेचक आदि संक्रमणीय रोग हैं। ठीक है, आखिर रोगाणु एक स्थान से दूसरे स्थान, क्या कह रहे हैं, दूसरे स्थान तक कैसे पहुंच जाते हैं, आइए जानें। तो वायु द्वारा सर्दी जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, जुकाम कैसे हो जाता है, कह रहे हैं कि जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा खासा व्यक्ति है, उसको भी जुकाम फैल जाता है। तो कैसे फैल जाता है ये हम देखें। इसके साथ जुकाम रोग के लाखों विषाणु हवा में फैल जाते हैं और सांस के साथ यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। क्या आप वायु के द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के नाम बता सकते हैं, देखेंगे। दूसरा क्या दिया है, दूषित जल द्वारा। दूषित जल द्वारा क्या होता है, मनुष्य में कई संक्रमणीय रोग दूषित जल के पीने से होते हैं, जैसे हैजा से ग्रसित रोगी के अवशिष्ट पेय जल में मिल जाते हैं, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। मिट्टी द्वारा प्रोटोजोआ की कई जातियां जो मिट्टी में पाई जाती हैं वहाँ उगने वाली सब्जियों के साथ मनुष्य तक पहुँचती है और संक्रमित करती है। अब कह रहे बच्चों के गंदगी मिट्टी में खेलने के दौरान सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फोड़े, फुंसी, पेट का कैंचुआ तथा पिन कृमि का संक्रमण होता है। तो ये क्या आते हैं, संक्रमण के तरीके के, कैसे एक दूसरे से संक्रमण फैल जाता है। मिट्टी द्वारा भी फैलता है, दूसरे जल द्वारा हो जाता है, वायु द्वारा। ठीक है, तो ये तीन क्या थे, हमारे कारण थे। अब क्या कह रहे हैं, संक्रमित व्यक्ति द्वारा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा कैसे फैलता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे कैसे बीमारी फैलती है, ये भी हम जानेंगे कि कैसे एक दूसरे से बीमारी फैलती है। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है वो कैसे फैलता है। तो मलेरिया रोग कैसे फैलता है देखेंगे, आइए जानें। जब एक स्वस्थ व्यक्ति को, क्या कह रहे हैं, जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा, क्या है, मादा यानी कि जो मच्छर का नेम है, मच्छर, मादा मच्छर, क्या नाम है, एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, जो मलेरिया के रोगाणुओं की वाहक है, यानी कि किस मच्छर के द्वारा, आपसे कोई पूछेगा कि किस मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है, तो मादा मच्छर के द्वारा, उसका नाम क्या है, एनाफिलीज। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के कीटाणुओं से संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क कैसे फैलता है, ये भी एक मच्छर से है, देखेंगे कौन सा है, JE एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES एक विषाणु फ्लेवी वायरस द्वारा फैलता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी सबसे पहले कहाँ पे, 1924 में जापान में पहचानी गई थी। कहाँ पे पहचानी गई थी, जापान में। ठीक, जो क्यूलेक्स मादा मच्छरों द्वारा फैलता है। इस विषाणु का संक्रमण सुअर, पंछी में होता है। संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है, यानी कि मच्छरों को, अगर संक्रमित मच्छर है, मच्छर को अगर कोई बीमारी है तो वो भी क्या कर देगा, वो अपनी बीमारी को एक दूसरे व्यक्ति में क्या कर देगा,
पहुंचा देगा। तो क्या कह रहे हैं कि संक्रमित मच्छर के द्वारा भी आदमी क्या हो सकता है, उसके काटने से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। कह रहे हैं जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट इन्फ्लुएंजा सिंड्रोम में मस्तिष्क में सूजन आना, यानी इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो सूजन आ जाना, तेज बुखार होना, चक्कर आना, बेचैनी, आलस, ठीक है, एवं बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, लक्षण है। अगर आपके जापानी मस्तिष्क है, आप कोई बीमारी है, तो आपके अंदर ये वाले लक्षण होंगे, ठीक है। आपने क्या किसी व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा देखा है? पैर हाथी देखा है, यानी पैर के समान मोटा देखा है। कभी कभी हाथ भी मोटे हो जाते हैं। यह एक रोग है जिसे फील पाँव यानी फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। यह एक निमेटोड कृमि से के संक्रमण से होता है। रोगों से बचाव देखेंगे, रोगों से बचाव। अब आप समझ चुके हैं कि संक्रमणीय रोग के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, क्या कह रहे हैं, संक्रमणीय रोग फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती। यदि हम माध्यम के रोगाणु से युक्त कर दें तो हमें कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं हो सकती है, ठीक। आइए कुछ सामान्य जानकारियों को समझें और उनका पालन कर रोगों से मुक्त होने का प्रयास करें। जापानी मस्तिष्क ज्वर जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाइयों का प्रयोग करें एवं गड्ढों खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें, ठीक। अब आपको यहाँ पे एक रेड लाइन हेडिंग दी गई है। क्या कह रहे हैं कि मिट्टी तथा जल को प्रदूषण मुक्त करके तथा रोग वाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों आदि को ध्यान में ना रखने से हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि बरसात के मौसम में संक्रामक रोगों की बाढ़ सी आ जाती, आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब हम बरसात के मौसम में बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाते हैं, तो दवाओं के साथ चिकित्सा हमें पानी उबालकर पीने के लिए कहता है। यह भी सलाह दी जाती है कि पानी के बर्तनों को ढककर व उससे पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले डोबक का प्रयोग करें। ऐसा तो हमारे घरों में होता ही रहता है। इसी तरह आपने देखा कि बरसात के समय कीड़े मकोड़े की संख्या में वृद्धि होती है। साथ ही धान के खेतों, गड्ढों, तालाबों आदि में मच्छरों के लार्वा पनपते हैं, जिससे जेई एवं AES बीमारी का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। मक्खी और मच्छर से आप भली भांति परिचित हैं। इनमें भी हमें अनेक परेशानी होती है। अभी हमने जाना कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। तालिका में हैजा रोग के संचारण का माध्यम व रोकथाम आदि की जानकारी प्राप्त की है। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे घरों के आसपास गड्ढे नहीं होने चाहिए, ठीक है। घर की नलियों या अन्य जगहों पर पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। हमारे घर के दरवाज़ों तथा खिड़कियों में जाली लगी हो, ठीक है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है, ठीक। हम सभी प्रतिदिन स्नान करते हैं। अपने शरीर की सफाई जैसे नाखून काटना, ठीक, हाथ को साबुन या राख से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना या हाथ लगाकर क्या करते हैं, हाथ लगाना क्यों करते हैं तो देखेंगे। प्रतिरक्षण टीकाकरण जैसे पोलियो, BCG, DPT, ठीक है, क्या कहना है, DPT
डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस द्वारा उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं से कह रहे हैं 8% शिशु 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले तथा लगभग 3% बच्चे 5 वर्ष की आयु यानी कि 5 वर्ष की क्या कह रहे हैं आयु पूरी करने से पहले ही कालकवलित हो जाते हैं। इनकी मृत्यु का कारण सूक्ष्मजीव जनित कुछ विशेष रोग होते हैं। यदि हम चाहें तो इन रोगों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। और यह तारिका है समय पर टीका लगवाना। अगर आप समय से टीकाकरण करवाएंगे तो आपको कोई भी तरीके की बीमारी नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं, कुछ और भी जानें। जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी के रसायन लीची फल में भी पाए जाते हैं। टीकाकरण कैसे? सही समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा टीके वैक्सीन के रूप में रोग होने से पूर्व शरीर में पहुंचाने से उसी रोग के क्या कह रहे हैं उसी रोग के प्रति एक विशेष प्रकार की प्रतिरोध क्षमता यानी कि रक्षात्मक अणुओं का निर्माण का विकास हो जाता है। ये टीके अलग अलग प्रकार से तैयार किए जाते हैं। कैसे तैयार किए जाते हैं दिया गया है। इनका प्रयोग सामान्यतः जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के प्रति किया जाता है। बाकी आपको टीकाकरण के बारे में ही इसमें दिया है, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, टीकाकरण आपको यही दिया गया कि टीकाकरण क्या कहते हैं, जैसे टिटनेस का टीका आदि इसी विधि रोग द्वारा उपचार टीकाकरण कहलाता है। अगली हेडिंग आपको दी गई है एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।